नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम दृष्टि आईएएस की जो ज्योग्राफी की क्विक बुक है, जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है हमारी प्रिपरेशन में, तो उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें से हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, उसका कंपोजिशन आज हम पढ़ लेंगे। इसमें दो टॉपिक दिए हुए हैं, वायुमंडल का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन के बारे में आज हम जान लेंगे और इसका स्ट्रक्चर कल या अगली वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सामान्य परिचय दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है। तो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायुमंडल जो है गैसों का समांगी मिश्रण है, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, गैसों का असमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो याद रखना है गैसों का क्या है, असमांगी मिश्रण है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, ये बात तो आप समझते होंगे। यह प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से सबसे अच्छी चीज निकालने वाली है क्वेश्चन के हिसाब से कि एक तो यह क्या है, पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए है। दूसरी बात, यह गैसों का असमांगी मिश्रण है। ठीक है, ये दो बात इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई इस पैराग्राफ से। अगला पॉइंट है, वायुमंडल के द्वारा जीवमंडल के सभी जीवों एवं पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसें, ऊष्मा तो जल की प्राप्ति। अब समझो, जो भी वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, हमारी वर्षा भी वायुमंडल के थ्रू ही कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, एनर्जी भी हम लोग प्राप्त करते हैं उससे, वाटर वेपर जो होता है उसी के थ्रू हम लोग रेन। ठीक है, और गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ प्राप्त करते हैं और फिर हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। बाकी की जो गैसें हैं वो भी हमें वायुमंडल से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे करा कि जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, संबद्ध है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो वायुमंडल है ये पृथ्वी से दूर क्यों नहीं चला जाता, इसकी वायु छोड़ के क्यों नहीं चली जाती, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है इसकी जो एयर पार्टिकल्स हैं वो पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। आगे की बात करें तो कह रहा है वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी, यानी कि जो सन से लाइट आती है, ठीक है, सन से जो लाइट आती है वो क्या होती है, लो वेवलेंथ की होती है। उसके लिए वो तो अंदर आ जाती है, इससे क्या होती है, वो तो अंदर आ जाती है, लेकिन जो होता क्या है कि समझिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये सन है और ये हमारी अर्थ है, सन से जो लाइट आई ये क्या होती है, लो वेवलेंथ की होती है। ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। अब समझिए होता क्या है कि ये जब आती है तो हमारे अर्थ के द्वारा इसको क्या लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और फिर पार्थिव किरणों के रूप में, यानी कि धरातलीय किरणों के रूप में इसको फिर रात में छोड़ा जाता है, वापस किया जाता है ऐसे। ठीक है, तो अब समझो जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली किरणों को तो अंदर आने देता है। ठीक है, कह रहा है वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। जबकि पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी का कार्य करता है, यानी कि उनको जाने से रोकता है। जो हमारे अर्थ से निकल के बाद में विकिरण जाएगी उसको जाने से रोकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनाया भी गया है, आई थिंक यूपीएससी में भी इसका आया था, तो इसको याद रखना है बिल्कुल। इस प्रकार यह विशाल ग्लास हाउस जैसे कि हम लोग ग्रीन हाउस पढ़ते हैं वैसे ही होता है, उसी की भांति कार्य करता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हमारा पृथ्वी का रात का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी सौर विकिरण को रोकता है तथा धरातल को अत्यधिक गर्म होने से भी रोकता है। तो याद रखना है कि ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज उनको क्या करता है, रोक लेता है। आपको बताना यूवी रेज कौन सी रोकता है, यूवी ए, यूवी बी या यूवी सी, कौन सी रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के ऊष्मा बजट को संतुलित करता है। ऊष्मा बजट हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि कितना पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, सन से एनर्जी कितनी मिल रही है, तो उसको क्या करता है, संतुलित करता है। पृथ्वी की सभी मौसमी एवं
जलवायु प्रक्रिया इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मतलब पृथ्वी पर मौसमी और जलवायु प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, संचालित की जाती हैं, प्रभावित की जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपने निकाल लिए होंगे, इनको याद करके रखिएगा। आगे है वायुमंडल का संगठन, ये हो गया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। समझ लेते हैं वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों तथा अथवा संगठकों से मिलकर बना। तो वायुमंडल का संगठन जो है 3 चीजों से मिलकर बना, एक तो गैस, जलवाष्प और एरोसॉल। समझ लेते हैं थोड़ा सा गैस क्या है। अब देखो गैस 2 टाइप की होंगी, एक तो देखते हैं, ठीक है, स्थायी गैसें और दूसरी अस्थायी गैसें। स्थायी गैसें मतलब जिनका अनुपात क्या होगा, फिक्स होगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कौन सी, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। जैसे नाइट्रोजन है तो वो 76% ही मिलेगी, 76 से 78% ही मिलेगी, और वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो 21% ही मिलेगी। यानी कि इनका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय जो अस्थायी परिवर्तनशील गैसें हैं, इनमें क्या होता है, जैसे जलवाष्प है तो वाटर वेपर, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, समुद्र है, वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनी एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से ओजोन जो होता है, ओजोन भी हमारे देशांतर अक्षांश के हिसाब से बदलता रहता है। हाइड्रोजन, हीलियम, जिनान, रेडान। यानी कि आपको सिर्फ 3 गैसें याद रखनी है जो कि स्थायी गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, तो ये हो गई फिक्स गैसें। अब आगे चलिए समझते हैं। आगे कह रहा है वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता जाता है। यानी कि पृथ्वी के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जैसे ही जाएंगे ऊपर अर्थ से, तो क्या होगा, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होगा, पृथ्वी की सतह के पास। तो सबसे ज्यादा गैसें कहाँ होंगी, पृथ्वी की सतह के पास। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैसें कम होती चली जाएंगी। आगे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए। तो याद रखना, कार्बन डाई और जलवाष्प 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। तो याद रखना, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है ये 90 किलोमीटर पे ही खत्म हो जाती है। वहीं ऑक्सीजन जो है कितने किलोमीटर तक जाएगी, 120 किलोमीटर तक। आगे देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसों एवं उनकी मात्रा। पूरा नहीं याद करना है, हम इसमें इंपॉर्टेंट में। तो नाइट्रोजन कितना है, 78%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 20.95, लगभग 21% कह दिया जाता है। इसके बाद आर्गन, आर्गन कितना है, 0.93। तो ये सारी गैसें तो हमने कहाँ पे याद किया था, स्थायी गैसें। तो स्थायी गैसें सबसे ऊपर रहेंगी, कितना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4th नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन, उसके बाद हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडन। देखो यार परसेंटेज किसका किसका पूछा जाएगा, तो परसेंटेज नाइट्रोजन का पूछ सकता है, ऑक्सीजन का पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ सकता है। इससे ज्यादा परसेंटेज तो नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना प्रतिशत नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आगे अपन ऑर्गन का भी याद रखना चाहे तो याद रखने, बस 4 ही याद रखने हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट डॉक्टर ना भी याद रहे तो नाइट्रोजन जैसे 78%, ऑक्सीजन 21 या 20%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04% पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये हो गई। अच्छा एक बात और है यहाँ पे नोट में देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है, धरातली ओजोन यानी कि ओजोन जो अपने मंडल से जो ऊपर पाई जाती है, अगर वो नीचे आ जाए तो वो जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, मीथेन, हरित गृह गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या होती है हम आगे बाद में समझ लेंगे, तो अभी फिलहाल याद रखेंगे ये क्या है, हरित गृह गैसें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपरिवर्तनशील गैसें दिया हुआ है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, ये देखिए कितना बदल जाता है जलवाष्प, 0 से 4%। यानी कि कहीं पे डिजर्ट है, रेगिस्तान, तो वहां पे कहाँ से वाटर वेपर मिलेगा। लेकिन जो समुद्र है और ट्रॉपिकल रीजन है, या फिर कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास, वहां पे तो बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है ना। तो याद रखना है। आगे बात करते हैं
कि जो नाइट्रोजन मिला इसका काम क्या है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अन्य गैसों की अपेक्षा कम सक्रिय, तो ये जब कम सक्रिय है तो आप समझिए वायुमंडल जब कम सक्रिय है तो ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। आपको पता होगा कि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी होती, तो ऑक्सीजन ना जले, ऑक्सीजन को दूर दूर, ऑक्सीजन के जो पार्टिकल हैं उनके दूर दूर रखने में नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे कि ऑक्सीजन ना जले। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन बहुत तेजी से जल जाएगी। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मंद करके दहन के नियंत्रित करना है। ठीक है, ये भी बात हो गई। आगे कह रहे यह जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इसी से प्रोटीन एमिनो एसिड का निर्माण होता है। तो याद रखना है और क्या नाइट्रोजन से मिलता है, पॉइंट आपको नोट करना है एमिनो एसिड। इनके नोट्स कैसे बनाने हैं अगर आप जानना चाहिए तो बता देना, मैं बता दूंगा शॉर्ट में कैसे बनाना है। एमिनो एसिड कहाँ से प्राप्त किया जाता है, नाइट्रोजन जो हमारे मिलता है हमारे वायुमंडल में उसके थ्रू बनता है। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते, वो अलग प्रोसेस है। स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में स्थिरीकरण करती है। अब समझो, अब हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हम लोग प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। ठीक है, पेड़ पौधों से जब प्राप्त करेंगे हम, तो पेड़ पौधे क्या डायरेक्ट नाइट्रोजन लेंगे, नहीं। पेड़ पौधों में भी एक तो लेग्यूमिनस पौधे और शैवाल या फिर कुछ बैक्टीरिया जो कि दालों में पाए जाते हैं, दालों के पेड़ों में, ठीक है, उसमें से कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड या फिर कहते हैं नाइट्राइट में चेंज करते हैं। उसके बाद जो है उसको यूज किया जाता है नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, इस तरह से जो एक पूरा प्रोसेस होता है उसको हम समझेंगे बाद में। उसमें से फिर यूज किया जाता है पेड़ के द्वारा नाइट्रोजन को और फिर प्रोटीन बनाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित होता है। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन किसके द्वारा संतुलित होगा, नाइट्रोजन चक्र द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे है नाइट्रोजन के प्रकार, देख लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तो ये आणविक होता ही है, इसका फार्मूला। आगे है NO2, नाइट्रस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, N2O और NO2, N2O है तो नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 किसमें लगा है, O में, तो डाइऑक्साइड। NH3 अमोनिया होता है, NH एमिनो होता है। यही एमिनो बाद में जाके क्या बन जाते हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, HNO2 नाइट्रस अम्ल हो गया। अगर वायुमंडलीय ओजोन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवों तथा पादपों द्वारा उपभोग एवं इसका विभिन्न प्रकार के यौगिकों में परिवर्तन या उसके पश्चात बैक्टीरिया द्वारा वियोजन के पश्चात पुनः वायुमंडल में निष्कासित करने को नाइट्रोजन चक्र। तो सबसे पहले बैक्टीरिया ने क्या किया, पेड़ पौधों को दिया, पेड़ पौधों को हमने खा लिया, हमने खाया तो फिर हम भी कभी न कभी मतलब मृत्यु होगी हम लोगों की भी। उसके बाद बैक्टीरिया क्या होंगे, वहां से नाइट्रोजन निकाल के वायुमंडल में उसको निकाल देंगे। तो इसके द्वारा ये जो है फिक्स रहती है नाइट्रोजन। ठीक है, आगे है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में समझा रहा है कि ऑक्सीजन क्या वैल्यू रखती है हमारे वायुमंडल में। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात सबसे आपको पता है कि 21% लगभग पाई जाती है, दूसरा सबसे बड़ा इसी का परसेंटेज है। यह रासायनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय गैस है, आपको बताया भी पहले, जिसका निर्माण हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा खनिज ऑक्साइडों के अपचयन से होता है। ठीक है, तो निर्माण कैसे होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, दूसरा ऑक्साइडों के अपचयन से। ठीक है, अगर यह एक प्राणदायी गैस है, आपको पता है, क्योंकि इसके बिना जीव जंतु एवं मनुष्य के लिए जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर दहन, कंबंशन, ठीक है, कंबंशन के लिए क्रिया ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। यह जैवमंडल में पोषक तत्वों के चक्रण व अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने की क्रिया में सहयोग प्रदान करती है। अगर इसका कहा जाए संतुलन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन के चक्र के द्वारा होता है। इसके बाद आर्गन की बात करें, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, आपने देखा है, तीसरी सबसे बड़ी गैस है, वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ अक्रिय गैसें दी हुई हैं जो कि वर्ग 18 में, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग यानी वर्ग 18 में पाई जाती हैं। ये निष्क्रिय तत्व होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारी अक्रिय गैसें हैं। आपको याद रखना है
कि रेडान को छोड़कर सभी गैसें यानी एक्टिव गैसें सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, याद रखना। और इनका मुख्यतः प्रयोग कहाँ होगा? विद्युत बल्ब में। कार्बन डाइऑक्साइड या तीसरी महत्वपूर्ण गैस है जो जीवाश्मों के जलने व विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की श्वसन की क्रिया द्वारा मिश्रित हो जाती है वायुमंडल में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 0.038%। इसके बाद कह रहे अधिकांश संकेंद्रण वायुमंडल के निचली परत में है, नीचे पाया जाता है। मैंने बताया ऐसा क्यों। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण गैस है। इसके द्वारा स्वपोषित पौधे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। आगे है, यह पृथ्वी के ताप को संतुलित करने अर्थात ऊष्मा बजट में महत्वपूर्ण, तो याद रखना ये ताप को संतुलित करने और ऊष्मा बजट को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी परंतु पृथ्वी से बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी अर्थात अवरोधक का कार्य करता है। ये सारी चीजें मैंने पीछे समझा दी। अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे पृथ्वी की सतह का तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए याद रखना है कि दो हम लोगों ने क्या किया है, एग्रीमेंट किए। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में, अभी जो वर्तमान में चल रहा है पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना है। आगे है ओजोन। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से मिलकर बनी है। ठीक है, यानी कि 3 परमाणु, अगर ये तो ऑक्सीजन होती है O2, O3 क्या हो गई, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल गए तो ओजोन। यह हल्की नीली रंग की तीखी गंध वाली अस्थायी गैस है। ठीक है, निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, आगे हम समझेंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर देखेंगे तो ये पाई कहाँ जाएगी, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय क्षेत्र से ध्रुवीय वायुमंडलीय क्षेत्र की ओर जाने पे ओजोन परत की मोटाई में कमी आती है। यानी कि भूमध्य रेखा पे रहेंगे, याद रखना जितनी ज्यादा धूप उतनी ज्यादा ओजोन। धूप सबसे ज्यादा कहाँ है, भूमध्य रेखा पे, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, आगे देखते, जेट वायुयानों के निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो वर्तमान में ओजोन को क्षरण करते हैं, जिसके कारण चर्म कैंसर, आनुवंशिक विकार आदि का खतरा बढ़ता जा रहा है। ओजोन छिद्र की खोज किसने किया था? जोसेफ फारमैन, तो 1984 में जोसेफ फारमैन, बी गार्डिनर तथा जे संकलिन के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, याद रखना है कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की गई थी। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और किगाली समझौता 2016। ठीक है, तो ये दोनों किए गए हैं। आगे है 16 दिसंबर का दिन जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का। आगे का हम लोग समझ लेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आगे जलवाष्प और हमें वाटर वेपर और इसके साथ क्या समझना है, तो हमें एरोसॉल को समझ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।